हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपना जो टेस्ट सीरीज है वो 7th टेस्ट सीरीज है और अपना जो टॉपिक रहेगा आज का नया टॉपिक है अभिप्रेरणा। और आगे मैं बात करूं कि अभी अपने जो सभी टेस्ट सीरीज है इनमें फ़िलहाल जो भी अपने एक बार सभी यूनिट कंप्लीट हो जाए तब तक उसमें 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में जो अपन बात करेंगे उसमें जैसे मान लीजिए एक बार यूनिट हो जाए उसके बाद में हर टेस्ट सीरीज में लगभग 30 क्वेश्चन लाने का विचार है। तो सभी जो क्वेश्चन है मेरे दृष्टिकोण से अगर देखें, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यकीन मानिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मेरी कोशिश ये भी रहती है कि हर क्वेश्चन में अपन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाए और जितने भी 10 क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंतर्गत कवर हो जाए। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वह है अभिप्रेरणा के संबंध में सही कथन है। पहला इसमें है चालक आवश्यकता को जन्म देता है। ब मनुष्य सामाजिक आवश्यकताओं की बजाय जैविक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देता है। स आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला चरण नहीं है। और द है इसमें संबंधित उद्दीपक की प्राप्ति से तनाव का स्तर कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? दोबारा प्रश्न को देखिए, अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें चालक आवश्यकता को जन्म देता है। वह मनुष्य सामाजिक आवश्यकताओं के बजाय जैविक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देता है। स यहाँ पे आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला चरण नहीं है। और द है यहाँ पे संबंधित उद्दीपक की प्राप्ति से तनाव का स्तर कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है संबंधित उद्दीपक की प्राप्ति से तनाव का स्तर कम हो जाता है। अपन बात करें अन्य ऑप्शन की तो चालक जो है वो आवश्यकता को जन्म देता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। आवश्यकता है वो चालकता को जन्म देती है। सेकंड है मनुष्य सामाजिक आवश्यकताओं की बजाय जैविक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखने की बात है कि मनुष्य जो है हमेशा सामाजिक आवश्यकताओं से ज़्यादा प्रभावित होता है, ना कि जैविक आवश्यकताओं से। अब हो सकता है आपने इसको अलग तरीके से समझा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे बात करते हैं अपन इसको उदाहरण के द्वारा कि मनुष्य के सामने मान लीजिए कोई भी सामाजिक या प्रतिष्ठा से संबंधित उसकी आवश्यकता है, तो वो आप देखते हैं कई बार उसकी जो जैविक आवश्यकता है उनको भी एक साइड में रख देता है। तो मनुष्य जो है वो क्या है, किससे प्रभावित होता है? मनुष्य जो है सामाजिक आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। मनुष्य की कौन सी आवश्यकताओं से? सामाजिक आवश्यकताओं से। जबकि जो जानवर है, जीव है, वो कौन सी आवश्यकताओं से प्रभावित होते हैं? जैविक आवश्यकता। तो ये एक बड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। मनुष्य क्या है, सामाजिक आवश्यकता से ज़्यादा प्रभावित होता है बजाय जैविक आवश्यकताओं से। कई बार व्यक्ति अपनी जैविक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं करता सामाजिक आवश्यकताओं या प्रतिष्ठा या पुरस्कार आदि को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला चरण नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत है, जबकि आप सबको पता है कि आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा का पहला चरण है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा का? आपके सामने ऑप्शन है ए मैकडुगल, ब फ्राइड, से वुडवर्थ, द मैक्लीलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मैकडुगल। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि मैकडुगल ने अपना जो सिद्धांत दिया था मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, मैकडुगल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। और उसने मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में क्या कहा कि मूल प्रवृत्तियां जो है व्यक्ति के जन्म से ही उसमें देखने को मिलती है, या जो है मूल प्रवृत्तियां है संवेग के उत्पन्न होने पर उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। तो संवेग के उत्पन्न होने पर व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है उसको हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियां। यानी अपन बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संवेग लेते हैं अपन, जैसे भय संवेग है, उसके प्रति भय क्या है, यहाँ पे अपन बात करते हैं संवेग है। और भय संवेग उत्पन्न होने पर उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, भय संवेग उत्पन्न होने पर उसकी जो मूल प्रवृत्ति, जैसे अपन बात करते हैं पलायन, यह मनुष्य को सीखने की आवश्यकता नहीं है या वह सीखता नहीं है, बल्कि क्या उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, जैसे उसको डर लगता है वो वहाँ से भागना चाहता है। या मान लीजिए अपन बात करें दूसरा संवेग क्रोध है, तो वहाँ पे उसकी जो है युद्ध करने की इच्छा जो है मूल प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है। तो मूल प्रवृत्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता की मूल प्रवृत्ति क्या है? हमारी जन्मजात शक्ति है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो मैकडुगल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा?
अनसीखी अभिप्रेरणा। मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा है? अनसीखी अभिप्रेरणा। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आवश्यकता के उत्पन्न होने से व्यक्ति में उत्पन्न आंतरिक क्रियाशीलता को कहा जाता है। तो आवश्यकता के उत्पन्न होने से व्यक्ति में जो क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, एक तरीके का जो तनाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए प्रणोद, ब आवश्यकता, स उद्दीपक और द यहाँ पे प्रेरक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है आंतरिक जो क्रियाशीलता होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रणोद। प्रणोद को हम क्या क्या कह सकते हैं? चालक भी कह सकते हैं और अंतर्नोद भी कह सकते हैं। व्यक्ति में जब कोई भी आवश्यकता उत्पन्न होती है, व्यक्ति में कोई भी आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उस आवश्यकता के बाद में उसमें क्या है? संबंधित चालक उत्पन्न होता है। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि व्यक्ति में कई आवश्यकताएं एक समय में हो सकती है। क्या है? एक समय में कई आवश्यकताएं हो सकती है, लेकिन व्यक्ति सभी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि वह उसकी जो कार्य होगा वो किसके प्रति होगा? जिसकी जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी उसी के प्रति व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होगा। तो यहाँ पे उस जो क्रियाशीलता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रणोद। यानी जिसका चालक है जो सबसे ज़्यादा होगा उसी के प्रति व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करेगा। मैंने कहा कि व्यक्ति में कई प्रकार की आवश्यकता, अचेतन मन की कई इच्छाएं होती है, लेकिन उन इच्छाओं में से जिसका चालक या अंतर्नोद या ड्राइव अपन कह सकते हैं वो सबसे ज़्यादा होगा, उसी के प्रति व्यक्ति का व्यवहार होगा। तो यानी एक समय में व्यक्ति में कई आवश्यकताएं हो सकती है और कई प्रणोद हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति का व्यवहार किस दिशा में होगा, यह डिपेंड किस पर करता है? यह उसकी आवश्यकता पर नहीं, उसके प्रणोद पे। हालांकि जो आवश्यकता प्रणोद है ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने प्रेरकों का जो वर्गीकरण है जन्मजात व अर्जित प्रेरकों के रूप में किया? या किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरकों का जो वर्गीकरण है जन्मजात व अर्जित प्रेरकों के रूप में किया? तो इसके जो ऑप्शन है ए थॉमसन, ब मैस्लो, से गैरेट और द यहाँ पे मैकडूगल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मैस्लो। मैस्लो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपन कह सकते हैं मैस्लो ने जो प्रेरकों का जो वर्गीकरण है किस किस में किया? जन्मजात और अर्जित प्रेरकों में। जन्मजात प्रेरकों की अगर बात करें तो मैस्लो ने, आप सबको पता है कि किन किन में बांटा जन्मजात जो प्रेरक है उसको, उसने अपन कह सकते हैं भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग आदि जो है वो जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। और अर्जित प्रेरक है, इसके अंतर्गत अपन बात करें जैसे व्यक्ति की उपलब्धि अभिप्रेरक है, जो आपको पता है कि मैकलीलैंड का जो सिद्धांत भी चलता है उपलब्धि प्रेरक, या अपन कह सकते हैं व्यक्ति की जो रुचियां है, उसकी आदत है, ठीक है, ये सब, या अपन कह सकते हैं उसकी आकांक्षा का स्तर, ये सभी है किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्ति के अर्जित प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, या अपन प्रशंसा भी कह सकते हैं। ठीक है, इनमें से जैसे अपन बात करें आदत, रुचियां, ये है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रेरक भी कहलाते हैं। ये आकांक्षा है, पुरस्कार है, दंड है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अर्जित प्रेरकों के अंतर्गत। तो जन्मजात और अर्जित प्रेरकों के रूप में प्रेरकों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? मैस्लो ने। और मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी चलता है, वो यहाँ पे अभिप्रेरणा से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में सही कथन है। ध्यान से क्वेश्चन को, अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में सही कथन नहीं है, अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में सही कथन नहीं है। आपको देखना है कि इनमें से कौन से 3 कथन सही है और कौन सा एक कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए, अभिप्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है, यह भी कथन सही है। अभिप्रेरणा साधन नहीं बल्कि साध्य है, ये आपको समझना होगा। अभिप्रेरणा एक भावनात्मक प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है। आपके सामने अब 2 जो ऑप्शन है वो आपके लिए कन्फ्यूजन की स्थिति खड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभिप्रेरणा साधन नहीं है बल्कि साध्य, यह कथन सही है। या अपन कह सकते हैं आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है।
तो इसमें ये कथन भी सही है। तो हमारे प्रश्न में जो महत्वपूर्ण बात की थी, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन है, वो कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो यहाँ पे अपन जो सही कथन है उनमें एक बात करते हैं। सही कथन, आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है। आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्या क्रमबद्ध किया जा सकता है, ये कथन सही है। इसको समझना है कि व्यक्ति की जो कई आवश्यकता हो सकती है, मैंने अभी बात बताया, जैसे अपन कह सकते हैं भोजन है, ठीक है, पानी है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं पुरस्कार है। व्यक्ति की कई आवश्यकता हो सकती है, या अपन कह सकते हैं प्रतिष्ठा, उपलब्धि, कोई भी। लेकिन व्यक्ति की जो इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी होगी, वो व्यक्ति उसी के प्रति व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता भोजन की है, तो वह क्या है, किसके प्रति व्यवहार होगा, अंततः उसका भोजन के प्रति होगा। अगर मान लीजिए उसको पानी की आवश्यकता नहीं है, तो वह किसके प्रति, पुरस्कार के प्रति। तो यानी जिस प्रकार की जो अपन कह सकते हैं आवश्यकता, या जिसका चालकता का स्तर सबसे ज़्यादा होगा, उसी के प्रति सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार होगा। यानी भोजन से ज़्यादा उसके चालकता का स्तर मान लीजिए इसके प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, तो वो व्यक्ति का व्यवहार इस ओर हो जाएगा। तो आवश्यक अभिप्रेरणाओं को क्या है, क्रमबद्ध किया जा सकता है। हालांकि मैस्लो का अगर सिद्धांत की बात करें, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की, तो उसने बताया कि व्यक्ति की जो आवश्यकताओं का जो क्रम है वो किस रूप में चलता है। सबसे पहले जो जैविक आवश्यकता जैसे आ जाती है इसमें भोजन और पानी, उसके बाद में आ जाती है अपन कह सकते हैं उसके जो पुरस्कार है या अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं वो उसके अंतर्गत आ जाती है। तो व्यक्ति सबसे पहले जैविक आवश्यकताओं की ओर ही कोशिश करेगा, ठीक है। प्रभावित, वहाँ मैंने अभी पहले बताया था कि व्यक्ति जो प्रभावित किनसे होता है, सामान्यतः जो अपन कह सकते हैं जैविक आवश्यकताओं के बजाय सामाजिक आवश्यकताओं से व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन बात करें अंततः व्यक्ति है उसका व्यवहार निश्चित रूप से जैविक कारकों की ओर ही होगा, और उसके बाद में उसकी सुरक्षा संबंधी या प्रेम स्नेह, और इसके बाद में आत्मसम्मान, और अंत में जो सर्वोच्च जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता। तो यहाँ पे जो सही इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सी 3 कथन सही है और कौन सा एक कथन गलत है। तो ये जो कथन था इसमें वह कथन 1, अभिप्रेरणा साधन नहीं बल्कि साध्य। तो अभिप्रेरणा, इसका जो सही कथन क्या होगा, अभिप्रेरणा वास्तव में अगर देखें, अभिप्रेरणा क्या है, साधन है। अभिप्रेरणा साधन है, ना कि साध्य यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या बताया, अभिप्रेरणा साधन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए आप देखिए अभिप्रेरणा साधन नहीं बल्कि क्या है, साध्य है। जबकि वास्तव में अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा साधन है। अभिप्रेरणा क्या है, साधन है, ना कि साध्य। तो इसका जो अपन कह सकते हैं सही आंसर क्या हो गया, ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिप्रेरणा साधन का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे अभिप्रेरणा के द्वारा हम क्या है, इसको मोटिवेशन को हम काम में ले सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एक साधन है। बल्कि ऐसा नहीं कि मोटिवेशन से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। अगर आपको लगता है कि केवल मोटिवेशन से ही, बिना तैयारी के ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि अभिप्रेरणा आपके लिए साध्य है। लेकिन हम सबको पता है कि केवल मोटिवेशन से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, या किसी को भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये आपके लिए साधन है, और आप इसको किस तरीके से काम में लेते हैं ये हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अभिप्रेरणा क्या है, साधन है, ना कि साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक परिभाषा है महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। यह परिभाषा है, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। यानी अपन कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के बिना एक तरीके से क्या है, अधिगम ही नहीं हो सकता। ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा वो किसने दी है, आपके सामने ऑप्शन है, यह है यहाँ पे क्रेसफील्ड, ब वुडवर्थ, स गुडगी, और द है यहाँ पे सोरेनसन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सोरेनसन। इन्होंने ही यह परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा है, कई बार अपन पढ़ते भी हैं अधिगम के दौरान भी और अभिप्रेरणा में भी, कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है। तो परिभाषा तो ये पता है, लेकिन ये किसने दी है परिभाषा, ये हमको कई बार पता नहीं होता है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, ये परिभाषा किसने दी है, सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का कदम नहीं है, ठीक है, या सोपान नहीं है। तो इसमें देखिए कौन 3 इसमें अभिप्रेरणात्मक चक्र के कदम है और एक नहीं है। तो आप सबको पता है कि अभिप्रेरणा चक्र है, उसमें आप देखते हैं मोटिवेशन बराबर एन डी और आई, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। तो नीड यहाँ पे आवश्यकता, ड्राइव यहाँ पे आपके लिए अंतर्नोद या चालक, ठीक है, ये ड्राइव हो गया, ये नीड हो गया, और ये क्या हो गया, इंसेंटिव।
प्रोत्साहन। तो ये जो 3 है प्रेरणा के चक्र है, जबकि ये जो है इसका क्या अभिप्रेरणात्मक चक्र का एक कदम नहीं है। ये 3 जो है वो एक क्रम में आप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो सही आंसर क्या हो गया, अभिप्रेरणा, या सॉरी यहाँ पे लिख रखा है अपन ने प्रेरणा। तो बाकी के ये जो 3 है ये अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है उसके सोपान है, बल्कि ये क्या है, इसको हम इसके चरण के अंतर्गत नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आगे चलते हैं अपन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखते हैं आप क्या करते हैं इसमें। निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? प्रश्न को ध्यान से, निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? आपके सामने ऑप्शन है, ए है यहाँ पे खेलना, ब रुचि, स खेलना एवं रुचि दोनों, और द है यहाँ पे विश्राम। तो अर्जित प्रेरक इनमें से कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वह है रुचि। निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, खेलना क्या है, मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रेरक है या स्वाभाविक गुण है। विश्राम भी क्या है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा था कौन अर्जित प्रेरक है, निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ब रुचि जो है व्यक्ति की क्या है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, अभिप्रेरणा के संदर्भ में आत्मसम्मान और आत्म तृप्ति जैसे संप्रतियों का संबंध किस उपागम से है? एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे, अभिप्रेरणा के संदर्भ में आत्मसम्मान और आत्म तृप्ति जैसे संप्रतियों का संबंध कौन से उपागम से? आपके सामने है, एक तो व्यवहारवादी उपागम, ब है मनोगतिक उपागम, स मानवतावादी उपागम, और द है सांस्कृतिक उपागम। देखिए आप सबको पता है कि आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि, आत्म तृप्ति, ये जो संप्रतियां हैं किसने दिए थे? मैस्लो ने दिए थे। किसने दिए थे? ये मैस्लो ने दिए थे। और मैस्लो का जो सिद्धांत कहलाता है आप सबको पता है एक मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैस्लो के अलावा एक और थे कार्ल रोजर्स, वो भी क्या है, मानवतावादी कहलाते हैं। इन दोनों ने क्या है, स्वप्रत्यय, कार्ल रोजर्स ने तो स्वप्रत्यय की अवधारणा दी थी, और जो मैस्लो है उन्होंने क्या है, आत्मसिद्धि की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है मानवतावादी उपागम। और आप सबको पता है मनोगतिक उपागम है वो सिगमंड फ्राइड का है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानवतावादी उपागम। मैस्लो ने ही आत्मसम्मान और आत्म तृप्ति जैसी संप्रतियों का निर्धारण किया था, या उन्होंने ये सब संप्रति दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10, अंतिम क्वेश्चन अपना। हर्जबर्ग मैस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है, मानव प्रेरणा की जो पराकाष्ठा है किसको कहा गया है? है यहाँ पे शारीरिक आवश्यकता, ब आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, स सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, और द यहाँ पे आत्म वास्तविकरण संबंधी आवश्यकता। देखिए एक ही जो शब्द है उसके कई ट्रांसलेट आपको मिल सकते हैं, ये आपको इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, मानव प्रेरणा की जो पराकाष्ठा है, यानी व्यक्ति की जो सबसे उच्च आवश्यकता है वो कौन सी है? व्यक्ति की जो अंतिम और सबसे उच्च आवश्यकता है वो है आत्म वास्तविकरण की संबंधी आवश्यकता, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या अपन कह सकते हैं इसको आत्म सिद्धि संबंधी आवश्यकता। आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता क्या है, यानी व्यक्ति क्या बनना चाहता है, व्यक्ति क्या बनना चाहता है, और अगर वह उस स्तर पर पहुंच जाता है तो वो ही क्या है, व्यक्ति की आत्मसिद्धि है। अगर सरल भाषा में कहे तो आत्मसिद्धि क्या है, व्यक्ति जो बनना चाहता है और वह जो बन जाता है वो ही क्या है, उसकी आत्मसिद्धि। तो सभी लोगों की जो है आत्मसिद्धि जो अपन कह सकते हैं, एक व्यक्ति का जो उच्चतम स्तर है वो सभी का हो सकता है, अलग अलग भी हो और हो सकता है समान भी हो सकता है। तो ये थे आज के अपने अभिप्रेरणा के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। तो आज के जो 10 क्वेश्चन है आपको कैसे लगे अपने कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।